हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट, और जिस सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है आपका मैथ। ठीक है ना। जो CUET का आपका एग्जाम है जो मई में होने वाला है, जिसमें आपका जो सेक्शन 3 आएगा उसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों पार्टों से 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे। आपको उसमें से 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। तो हम जो है मैथ के हर एक टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है ताकि आप जो है आपकी तैयारी कम समय, समझो कि समय कम है ना, तो कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। और कम समय में अच्छी तैयारी किसके माध्यम से हो सकती है? क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। आज क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट है मैथ का, उसका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पहले रीड करिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप भी लगातार उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश आपको भी अपनी जारी रखनी है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 + ... अप टू 999 टर्म्स इक्वल्स। जो ये आपके टर्म्स दिए गए हैं कहां तक? 999 तक। ये इनकी वैल्यू, इनका जो है मान किसके बराबर में होगा? ठीक है ना। 400 के इक्वल्स होगा कि 100 के, कि 500 के, कि 200 के। तो अब देखो, अगर हम यहां पर देखें तो आपको ये एक सीरीज दी गई है। ठीक, एक सीक्वेंस दिया गया है। कैसे? 1, फिर आपका है -2, प्लस आपका 3, फिर -4, फिर +5, फिर -6, फिर +7, फिर -8। ये कहां तक आपका टर्म दिया गया है? ये टर्म दिए गए हैं आपके 999 तक। ठीक है ना। क्लियर है। अब ये सीक्वेंस लगातार आगे इस प्रकार से बढ़ता जाएगा और कहां तक जाएगा? 999 तक। तो अब देखो, अगर हम यहां पर देखें, अगर इनका हम पेयर आपस में बना लें, देखो तो ये 1 - 2 का एक पेयर बना दिया हमने, यहां पे प्लस लगा दिया। फिर 3 - 4 का एक पेयर हमने बना दिया। इसी प्रकार से 5 - 6 का एक पेयर हमने बना दिया। इसी प्रकार से ये 7 - 8 का एक पेयर बना दिया। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में बनेगा 997 - 998, और लास्ट में जो आपका है प्लस का 999, ये तो सिंगल बच जाएगा। मेरी बात जरा समझिएगा। आप जब इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, भाई देखो जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर से आपका माइनस हो रहा है। तो 997 जो है वो आपका 998 से क्या हो जाएगा? माइनस। लास्ट में एक टर्म बच जाएगा, कौन सा? आपका 999। अगर 909 आपका 1000 होता ना, तो 1000 - 999 होगा, लेकिन 1000 तक जाना ही नहीं। हमें तो केवल कहां तक जाना है? 999 तक। ओके, तो एक टर्म लास्ट में बच जाएगा सिंगल आपका 999। अब देखो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से -1, यहां से -1, यहां से -1। ठीक है ना। तो ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, यहां से भी -1 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट में आपका यहां पर भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है ना। और प्लस लास्ट में बचेगा 999। कितना बचेगा? 999। तो अब यहां से -1 कितने आएंगे ये हमको निकालना है। तो आपने कहा कि भाई 2-2 का पेयर बना है, 2-2 का पेयर लेके चले हैं ना, तो 2-2 के पेयर में अगर हम यहां पर जो है डायरेक्ट 998 को 2 से अगर डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा? देखो जरा,
आपने कहा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, भाई 900, चूंकि दो का पेयर बना है तो 998 को आप 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 4 जा 8 और कितना बचेगा आपका यहाँ पे 1, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 499 आपके होंगे जो है माइनस के 1, 499 होंगे माइनस के 1, तो ये हो जाएगा आपका जो है माइनस का 499 और ये प्लस का हो जाएगा आपका 9 9 और 9, क्योंकि एक टर्म लास्ट में बच गया ना प्लस का 999। तो अब देखो इसको इससे माइनस कर दो तो भाई सिंबल उसी का लगेगा जो संख्या बड़ी होगी, तो 999 से जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 500, कितना आ जाएगा 500, तो 500 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया कैसे? भाई यहां पर देखिए आपका ये सीक्वेंस दिया गया था, आपने पेयर बना लिया दो का, तो यहां से -1 मिलेगा, यहां से -1 मिलेगा, यहां से -1 मिलेगा, ऐसे ही लास्ट में आपको यहां से -1 मिलेगा, एक टर्म लास्ट में आपका रह गया प्लस का 999। अब कितने माइनस के 1 होंगे? तो दो का पेयर बना है, आपने 998 में जब 2 से भाग दिया, क्यों 998 में क्यों दिया? क्योंकि लास्ट टर्म हमको यहीं तक लेना है ना, ये टर्म तो वैसे भी आपका सिंगल बच गया है, तो 998 में जब 2 से आपने भाग दिया कितने टर्म हो गए आपके 499, तो 499 आपके माइनस के 1 होंगे, तो ये माइनस का 499 आएगा, क्योंकि सभी भाई माइनस माइनस क्या होता है आपस में प्लस हो जाता है, लेकिन जो वैल्यू आती है वो माइनस की आती है। जैसे अगर मैं कहूं कि -1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस माइनस आपस में प्लस होता है, लेकिन जो वैल्यू आती है वो आपकी माइनस की आती है। क्लियर है? तो यहां पर देखो आपका, अब देखो यहां पे माइनस और प्लस है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, और सिंबल जो लगता है वो बड़ी वाले संख्या का लगता है, और बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 999, और 999 में क्या लगा है प्लस, तो प्लस का 500 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको जरा पहले रीड करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझने के बाद जैसे हमको पता चले कि हाँ भाई किस टॉपिक से पूछा गया, तो फिर हम उसको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 60,000 फॉर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% फॉर फर्स्ट ईयर, 4% फॉर सेकेंड ईयर एंड 3% फॉर थर्ड ईयर इज 60,000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 3% है, तो 60,000 पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने प्रोवाइड किया है, ताकि ना हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज मिलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्लियर? तो अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। किससे पूछा गया है? CI से, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक से। तो अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं तो देखो एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज, और एक होती है आपकी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं ब्याज पर ब्याज। ठीक है ना, पहले वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट और पहले वर्ष का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आपके सेम होते हैं। ठीक है ना, पहले वर्ष का आपका चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट, दोनों समान होते हैं, और जैसे अगले वर्ष आएगा तो ब्याज पर ब्याज जो लगेगी वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका ब्याज पर ब्याज लग जाती है, इसलिए वो हर साल बढ़ता जाता है। अब जैसे यहां पे देखो कह रहा है कि 60,000 पर 3 वर्ष का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 60,000 पे। हर वर्ष का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, पहले वर्ष का 5% है, दूसरे वर्ष का 4% है और तीसरे वर्ष का 3% है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो CI बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
कंपाउंड अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कंपाउंड अमाउंट का सूत्र क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर होता है आपका n। ठीक है ना, P क्या है आपका, प्रिंसिपल है। n किसको दर्शाते हैं, n की जगह आप T रख दो, यहां पे आप T रख दो, क्या रख दो, T। तो ये होता है आपका जो है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ए का मतलब है कंपाउंड अमाउंट मतलब मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, हिंदी में क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है ना, तो कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आपको मिल जाएगा यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, ये है आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका है T और माइनस हो जाएगा P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T और माइनस आपका P। क्लियर। अब देखो यहां पर आपको क्या क्या पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कितना है, फर्स्ट ईयर का आपका 5% है, सेकेंड ईयर का 4% है और थर्ड ईयर का आपका 3% है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 60,000, प्रिंसिपल कितना है आपका 60,000। ठीक है ना। अब देखो यहां पे 1 प्लस R अपॉन 100, अगर हम यहां पे रखें तो 1 प्लस R कितना है 5 अपॉन 100 है और ये हो जाएगा पहले वर्ष का। ठीक है ना, अगले वर्ष का क्या हो जाएगा आपका, तो आपने कहा 1 प्लस 4 अपॉन 100। अच्छा इसको हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, इसको यहां पे देखो हो जाएगा अगले वर्ष का 1 प्लस 4 अपॉन 100, अगले वर्ष का क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको और इधर लिख लेते हैं ताकि आसानी से चीजें यहाँ पे बन सके। CI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, देखो आपने कहा प्रिंसिपल कितना है 60,000। ठीक है ना, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 5 अपॉन 100। ठीक है ना, ये पहले वर्ष का है, अगले वर्ष का है 1 प्लस 4 अपॉन 100 और अगले वर्ष का है 1 प्लस 3 अपॉन 100। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है ना, पहले वर्ष का है आपका 5%, तो परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100 और अपॉन 100 यहाँ पे पहले से लगा है तो दोबारा आपको अपॉन 100 नहीं करना है। अगर भाई किसी संख्या के साथ परसेंटेज लग जाए जैसे A% अर्थात A अपॉन 100, ठीक है ना, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फॉर्मूले में पहले से आपका देखो रेट, अब रेट जो परसेंटेज में आएगा ना, प्रतिशत में आएगा, तो इसलिए अपॉन 100 पहले से लगा हुआ है। क्लियर है। अब इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो आपने कहा जाएगा 60,000। ठीक है ना, 60,000 और इसको हम कितना लिख सकते, अच्छा माइनस में आपका 60,000 अभी और होगा क्योंकि माइनस का P है, ध्यान रखना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 105 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100 लिख सकते हैं इंटू 103 अपॉन 100 और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा आपका 60,000। कितना आ जाएगा आपका 60,000। क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व करो भाई। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, इसको अभी इधर रहने दो, इसको जरा सॉल्व करो। 105, 104 और 103 का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा, देखो जरा, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा 105 इंटू 104 का पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं, तो कैसे अब इसको करेंगे, तो सबसे पहले 100 का कर दो, तो 10500, ठीक है ना, फिर जीरो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप किसका कर लो 4 का कर लो, तो 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये जाएगा 0 2 5 और 4 9 0 1। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 10920 में आप मल्टीप्लाई कर दो 103 का, किसका मल्टीप्लाई कर दो 103 का कर दीजिए। 103 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, पहले 100 का कर लो 1092012 आप जो है 2 जीरो और बढ़ा दो, फिर 3 का कर लो 300 3 2 जा 6 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा 0 6
7, 2 2 4, 9 3 12 और ये 1, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा कितना आपका 11 और 247 और 60। इसको इधर यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना, इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो, ये यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, जगह 60,000 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1124760 अपॉन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, चूंकि ये सबका मल्टीप्लाई 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, ठीक है ना। और ये माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ से इसको माइनस का हो जाएगा आपका ये 60,000, माइनस का हो जाएगा आपका ये 60,000, ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा आपका ये 60,000। यहाँ तक सारी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ तक क्लियर। अब जरा आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जरा जीरो काट दीजिए भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक जीरो यहाँ से ये कट गया, 10 बचा। अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक, कितना हो जाएगा आपका 6 6 जा 36, 6 7 जा हो जाएगा 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 आपका होल्ड हो जाएगा, 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 2 आपका होल्ड हुआ, 6 2 जा हो जाएगा आपका 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, तो 4 1 होल्ड हुआ, 6 1 जा 6, ठीक है ना, 6 2 जा कितना हो जाएगा 14, 2 हो जाएगा 12 और 2 हो जाएगा 14, तो 4 और 1 आपका होल्ड हुआ, 6 1 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7 और 6 आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो माइनस का कितना है 60,000, 60,000, यहाँ से एक जीरो और बच चुकी है, एक जीरो बचा है ना, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका 10। ये बात मेरी समझ में आई भाई, 6 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके बेस को बराबर करने के लिए इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे जगह की कमी है, कोई बात नहीं, इतनी जगह में हम लोग कर लेते हैं। अब इसको जरा इससे माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये बच जाएगा तो कितना आपका, अगर आप माइनस करेंगे ना तो 7 4 8 5 6 बचेगा, 8 5 6 अपॉन 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7485.6 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 7,484 रुपीज 60 पैसे, इतना आएगा आपका जो है। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भैया वहां पे कैलकुलेटर तो आपको अलाउ है नहीं, ठीक है ना। तो फिर ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको किया करके बताया वैसे ही आपको करना है, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेना है ताकि आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका, नहीं पहला नहीं आएगा, सॉरी दूसरा आएगा, सेकेंड आएगा, 7,000 है ना, 7,485 रुपीज 60 पैसे, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि 7,485 रुपए 60 पैसे आपकी क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, CI आपका आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो समझ में आया कैसे निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका जो है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T। T क्या है आपका, टाइम है, P क्या है आपका, प्रिंसिपल है, ठीक है ना। क्लियर है? R क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर? सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 270 देन व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड एंड 5th नंबर। यदि लगातार 5 संख्याओं का योग 270 है तो दूसरी और 5वीं संख्या का योग क्या है, 107 है कि 108 है कि 110 है कि 109 है। तो अब देखो यहां पर आपको दिया गया है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या दिया गया, एडिशन दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे हम इसका निकाल लेते हैं एवरेज। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। एवरेज से हमें मिडिल नंबर मिल जाएगा,
ठीक है ना, हमें एवरेज से क्या मिलेगा, मिडिल नंबर, ठीक है ना। और फिर हम जो है वो लगातार 5 संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे आप, एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, कॉन्सेक्यूटिव नंबर अपॉन 5 नंबर, अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो 5 जो लगातार संख्या उनका योग अपॉन आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका जो है कितनी नंबर है आपके, तो यहां पे है आपके 5 नंबर, उनका योग कितना है 270 है, टोटल नंबर कितने हैं आपके 5 है। तो एवरेज कितना निकल के आएगा, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एवरेज कितना निकल के आएगा, देखो जरा 5 जा 25, बचेगा आपका 2, अब 5 4 जा हो जाएगा आपका 20, 5 4 जा हो जाएगा 20। तो ये जो है ना ये मिडिल नंबर निकल के आएगा, ये है आपका मिडिल नंबर, ये है आपका मिडिल नंबर, ये है आपका मिडिल नंबर। अब आप जो है लगातार नंबर कैसे निकालेंगे, तो मिडिल नंबर आपने यहाँ पे रख दिया 54, इसके आगे के 2 ले लीजिए, इसके पीछे के 2 ले लीजिए। तो भाई मिडिल में आपका ये है, तो आगे क्या कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 55 एंड 56, इसके पीछे के 2 ले लीजिए, हो जाएगा आपका 52 एंड 53। तो यहाँ पे देखो आपकी ये 5 लगातार नंबर हो गए। अब कह रहा है कि सेकंड और फिफ्थ का एडिशन कितना होगा, तो सेकंड क्या है आपका, ये देखो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये नंबर आपका फिफ्थ है। तो सेकंड और फिफ्थ का आपसे एडिशन पूछा है, सेकंड और फिफ्थ का आपसे एडिशन पूछा है कितना होगा, तो आपने कहा सेकंड नंबर है 53 और फिफ्थ नंबर है 56, कितना हो जाएगा इसका एडिशन 109, कितना हो जाएगा 109। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, 109 आपका सही आंसर होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन आता है कि भाई 5 आपके कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, तो भी आप इस प्रकार से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप जो है आपका 109 होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है 4th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है आपका कि अ शॉपकीपर सोल्ड 2 सीफेल्स फॉर 600 रुपीज ईच। On one he gains 14% and on the other he loses 14%. The loss or gain percentage in whole transaction is। एक दुकानदार ने 600 रुपये प्रत्येक के लिए 2 CFL बेचे। ओके, एक पर उसे 14% का लाभ और दूसरे पर उसे 14% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में हानि या लाभ परसेंट क्या है, 1.96% का लॉस है कि 1.96% का प्रॉफिट है कि 8.4% का लॉस है कि 8.4% का प्रॉफिट है। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस पर जो है चैप्टर से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट तरीका है। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो डायरेक्ट आप उसको कर सकते हैं ए बी रूल से। किससे कर सकते हैं, ए बी रूल से। ठीक है ना, ए बी रूल किससे कर सकते हैं, ए बी रूल से कर सकते हैं। कैसे, ए बी रूल क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। ए बी रूल आपका होता है, बहुत लोगों को पता भी है, जिसको नहीं पता वो समझ लो क्या होता है भाई। डायरेक्ट जो है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है ना, यहाँ पे एक आपका जो है जो आप a और b, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है 14% का क्या होता है प्रॉफिट,
और एक में होता है 14% का लॉस। तो एक को आप ए मान लो, एक को आप बी मान लेंगे। प्रॉफिट मतलब चीजें बढ़ रही हैं, लॉस मतलब चीजें घट रही हैं। तो यहां पर देखो आपका जो है ए बराबर, तो आपने मान लिया कि भाई प्रॉफिट है तो प्लस का 14, बी बराबर लॉस है तो माइनस का 14। अब जरा इसको यहां पे रख दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका 14, लॉस है तो माइनस का 14, ये आ जाएगा आपका प्लस, और देखो ये है आपका 14 इंटू माइनस का 14 अपॉन हो जाएगा आपका 100। अब देखो ये आपका 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका माइनस का 196। 14 इंटू 14 होता है 196, अर्थात 14 का स्क्वायर होता है 196 अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 1.96। अब जो ये परसेंटेज आया ना, ये 1.96, ये माइनस का है। माइनस का मतलब हो गया आपको लॉस हो रहा है। अगर ये वैल्यू प्लस की आती तो आपको प्रॉफिट हो रहा होता। तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आई है तो 1.96% का उसको लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया, अर्थात घाटा हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप डायरेक्ट ए बी रूल के द्वारा कर सकते हैं। ए बी रूल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। क्लियर है। जैसे यहाँ पे एक में प्रॉफिट हो रहा था, उसको हमने ए मान लिया, तो प्रॉफिट मतलब प्लस, ठीक है ना, और लॉस मतलब घट रहा है, माइनस में वो जा रहा है, तो माइनस का 14, इसको जब हमने यहाँ पर रखा तो ये माइनस का 1.96 आ गया। अगर ये प्लस का आता तो उसको प्रॉफिट होता, माइनस का इसलिए क्या हो रहा है, लॉस। ठीक है, तो 1.96% का लॉस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। क्वेश्चन है आपका कि द इनर सर्कमफरेंस ऑफ ए 7 मीटर वाइड सर्कुलर ट्रैक इज 308 मीटर। व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ आउटर ट्रैक बाउंड्री। 7 मीटर चौड़े वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक परिधि 308 मीटर है। तो बाहरी ट्रैक सीमा की परिधि कितनी है। तो देखो भाई, ये है एक आपका सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, जो आपके दो सर्कुलर ट्रैक हैं, एक आपका इनर में है, एक आउटर में है। तो यहां पर देखो इस प्रकार सर्कुलर ट्रैक है, एक आपका ये है, ये इनर हो गया, और एक आपका इसमें आउटर सर्कुलर ट्रैक भी है, ठीक है ना, एक प्रकार से सर्कल है। अब कह रहा है कि जो आपका इनर सर्कुलर ट्रैक है ये है, इसका जो है जो सरकमफेरेंस है, इसका जो सरकमफेरेंस है वो 308 मीटर है। अच्छा, यहां पर कह रहा है इन दोनों के बीच जो आपकी जो है इनके बीच की जो ये चौड़ाई है ना, ये चीज, ये कितनी है, ये है आपकी 7 मीटर। ये कितनी है आपकी 7 मीटर। ये कितनी दी गई है 7 मीटर। और यहां पर देखो कह रहा है कि 7 मीटर चौड़े वृत्ताकार ट्रैक की जो आंतरिक परिधि है वो आपकी 308 मीटर। अब इसका तो सरकमफेरेंस मालूम है। अब देखो यहां पर ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, तो इसका ये क्या होगा, ये रेडियस होगी इसकी, और ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बाहर आपका आउटर जो इनर ट्रैक है उसकी रेडियस आप कैपिटल आर मान लो, इसकी रेडियस आप स्मॉल आर मान लो। जो आपका इनर जो है सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस आपने क्या मान लिया, स्मॉल आर, और जो आपका कैपिटल जो आपका आउटर जो आपका सर्कुलर ट्रैक है उसका आपने मान लिया कैपिटल आर। अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको दिया गया है 2 पाई आर, आपको दिया गया है भाई जो है सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो यहां पर देखो हो जाएगा आपको 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू दिया गया है आपको 308। कितना दिया गया, 308 दिया गया है। तो यहां से स्मॉल आर की आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है, आपने कहा पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, देखो
तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे पाई की तो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू है आपका 308। अब देखो जरा यहाँ पे आपका आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 308 इंटू 7 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 22। अब देखो जरा इसको जो है आप 11 से कट कर दें, देखो 11 से कट हो जाएगा क्या, 11 2 जा 22 बचेगा 8, 11 8 जा 88, चूंकि 11 2 जा 22 यहाँ 8 बच जाएगा, 88 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 7 अपॉन हो जाएगा 4, तो 4 7 जा 28, तो 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा आपका 49। क्लियर है, कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपको स्मॉल आर की वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गया आपको 49, ठीक है ना, ये मिल गया आपका 49। अब देखो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया गया है, भाई ये आपका कैपिटल आर है और ये आपका स्मॉल आर है, ये जो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है 7 मीटर का। अर्थात अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो आपका आर माइनस जो आर दिया गया है वो 7 मीटर का है, ठीक है ना, ये जो चौड़ाई है ना ये 7 मीटर की है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कैपिटल आर, देखो स्मॉल आर तो आपको पता है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 49 है इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे जो है आपका कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 56, कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 नहीं हो जाएगा, देखो r माइनस 49 इक्वल टू 7, 49 जब इधर का जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो 49 प्लस का 7 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, तो r कैपिटल R इक्वल टू 56। अब देखो आप आसानी से इसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, जो इनर बाउंड्री है, ठीक है ना, जो आउटर बाउंड्री है, जो आउटर बाउंड्री है उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, आउटर बाउंड्री का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है ना। कैपिटल आर की वैल्यू मिल गई कितनी है आपकी, तो आपने कहा ये है आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू है 56, 7 8 जा हो जाएगा आपका 56, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 8, कितना आ जाएगा आपका ये 8 4 जा 32 बचेगा, 3 होल्ड हो गया, 8 4 जा 32 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35, तो ये हो जाएगा आपका 352 मीटर, 352 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जो आउटर बाउंड्री है उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो जाएगा आपका 352 मीटर, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में बात आई भाई। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। तो यहां से हमको पहले क्या मिल गया, स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई कितनी है आपकी 49, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7 मीटर का है, तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू मिल गई 56, तो जो आउटर बाउंड्री है उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू भी आपको पता है 2 पाई, पाई की वैल्यू आपको मतलब कितनी होती है 22/7 होता है। तो यहाँ से जो आउटर बाउंड्री है उसकी जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी 352 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and B can do it in 20 days. They work together, but 2 days before the completion of the work, A leaves. In how many days was the work completed? A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले A काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 9 डेज में, 7 डेज में, 6 डेज में कि 8 डेज में। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। तो भाई अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो कोई भी वर्क में जो टाइम लगता है
वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे सपोज करो मैं और मेरा फ्रेंड कोई काम कर रहे हैं, या आप और आपका फ्रेंड कोई काम कर रहा है। अब जैसे हमें भाई एक जगह ईंटे का ढेर लगा है और यहाँ एक जगह वो स्थान आपका ए है, ऐसे समझो इसको, ये स्थान ए है और ये स्थान बी तक आपको लेके जाना है। यहाँ पे बहुत सारी ईंटें इस प्रकार से रखे गए हैं, बहुत सारी ईंटें इस प्रकार से रखे हैं, इनको उठा करके हमें यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पर देखो किसका जो टाइम लगेगा ना इस वर्क को करने में, वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगेगा। भाई मेरी इफिशियंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना मुझे कम टाइम लगेगा, और जिसकी जैसे मेरी इफिशियंसी अगर कम है, मैं एक ईंटा ही एक बार में उठा सकता हूं, तो अगर यहाँ पे 10 ईंटें हैं तो मुझे उनको बी स्थान पे रखने पे 10 बार जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर एक ईंटे को यहाँ से यहाँ तक रखने में मुझे 1 मिनट का समय लगता है, तो भाई मैं तो इनको 10 मिनट में रख पाऊंगा, क्योंकि मेरी इफिशियंसी 1 है। अब अगर मेरे मित्र की इफिशियंसी 2 है, ठीक है ना, कि भाई वो दो ईंटें एक बार में उठा सकता है, तो वह 5 मिनट में ही लेके चला जाएगा। तो जो टाइमिंग है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो भाई किसी कार्य को करने में समय कम लगेगा, अगर आपकी क्षमता जो है कम है तो किसी काम को करने में ज्यादा समय लगेगा। क्लियर है? यहां पर बात समझ में आ गई। अब जैसे यहां पर देखो कह रहे हैं कि ए जो है अगर किसी कार्य को करता है, ए जो है अगर किसी कार्य को करता है तो वह 10 डेज में कंप्लीट करता है। बी जो है उसी कार्य को आपका 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो अगर मैं कहूं कि वर्क कितना है, ठीक है ना, ये तो क्या है, ये तो डेज दिए गए हैं, ये आपके डेज दिए गए हैं, ठीक है ना, ये डे दिए गए हैं। यहां से हम निकालेंगे इनकी इफिशियंसी। क्या निकालेंगे? इफिशियंसी। तो अगर मैं बात करूं कि वर्क कितना है, वर्क कितना है, तो वर्क कैसे निकालेंगे आप? इन दोनों का एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। तो वर्क कितना करना है? 20। अगर 20 है तो देखो 10 जो है ये भाई किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते तो इसकी इफिशियंसी 1 है, ठीक है ना। ये किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते, इसकी अगर 20 काम है तो इसकी इफिशियंसी 1 है, ठीक है ना, ठीक है। सॉरी, इसकी इफिशियंसी 2 है, सॉरी, इसकी इफिशियंसी 2 है और इसकी इफिशियंसी 1 है। तभी तो उसको 20 दिन लग रहे हैं ना, और उसको जो है 10 ही दिन लग रहे हैं, वो आधे दिन में खत्म कर दे रहा है। अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं कि अब यहां पे आगे कह रहा है कि भाई ठीक है लोग काम करते रहे, लेकिन ए जो है 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ए को जाने नहीं देना। अगर ए ना जाता तो वो 2 दिन में और कितना काम कर देता। भाई देखो 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ठीक है ना, उसको कुछ काम आ गया, उसने कहा भाई मैं तो जा रहा हूं। अगर जो है ए 2 दिन और काम करता तो कितना काम कर देता? तो आपने कहा कि ए की इफिशियंसी 2 है, ठीक है ना। ए जो है ए द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, 2 दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो आपने कहा कि ए की इफिशियंसी है 2, तो 2 × 2 ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? 2 × 2 = 4 हो जाएगा। क्लियर? समझ में बात आ रही है? अब यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो 2 दिन में कितना काम कर देता वो? 4 काम। तो टोटल वर्क कितना होता? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप तो आपने कहा 20 ये था, 4 वर्क और बढ़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 24। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है टोटल मिला के? तो आपने कहा कि अगर मैं दोनों की इफिशियंसी की बात करूं, दोनों की इफिशियंसी की बात करूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी की मिला कितनी है? a की इफिशियंसी 2 है, b की इफिशियंसी 1 है, दोनों की मिला के 3 है। तो जो है 24 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? तो कितने दिन लग जाएंगे? तो आपने कहा 24/3, तो ये आ जाएगा आपका 8 डेज। कितना आ जाएगा आपका? 8 डेज में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
समझ में आया कैसे करना है? तो ऐसे क्वेश्चनों में जब वो छोड़ के जा रहा उसको जाने दे, तुम मत जाओ अभी तुम रुको, तुम्हारा भी काम है हमारे पास, ठीक है ना। तो उसको जाने नहीं देना है। तो यहां पर देखो ए को हमने जाने नहीं दिया, भाई तुम रुक जाओ, तुम्हारे बिना हमारा काम बिगड़ जाएगा। आपने कहा कि ए की इफिशियंसी 2 है, 2 दिन में वह 4 काम और कर देता, तो 4 काम बढ़ के टोटल काम कितना हो गया 24। अब दोनों की इफिशियंसी कितनी है आपकी 3 है, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 डेज में जो है यह काम फिनिश हो जाता। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। ओके, रीड करने के बाद फिर आगे कार्यवाही करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड अराइव्स 12 मिनट लेट। ऑन नेक्स्ट डे ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द स्कूल 15 मिनट्स अर्लियर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल। एक लड़का अपने घर से स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 12 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है कि जो है 3 किलोमीटर है। तो अब जरा देखो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया जो है टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है ना, स्पीड एंड टाइम से, सॉरी स्पीड एंड टाइम, ठीक है ना, चाल और दूरी। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? तो आपने कहा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर मैं कहूं डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्पीड इनटू टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतनी सारी बातें क्लियर। अब देखो हमसे यहां पर पूछा जा रहा है क्या कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो हमने मान लिया कि लेट द डिस्टेंस इज x। हमने मान लिया कि लेट द डिस्टेंस इज x किलोमीटर, या आप मान लो a किलोमीटर। क्या मान लो? a किलोमीटर, चूंकि हमको जो डिस्टेंस निकाले किलोमीटर में निकालनी है, आपने मान लिया 1 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहां पे जो टाइम का डिफरेंस है उसको जब वह जो है 2.5 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है, लेट हो जाता है 12 मिनट। और जब वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति आवर कर देता है तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम डिफरेंस की अगर हम बात करें, टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम डिफरेंस कितना है? तो आपने कहा टाइम डिफरेंस है आपका जो है 12 मिनट लेट प्लस 15 मिनट अर्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 27 मिनट। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो है, ये आपका मिनट में आएगा तो 27 मिनट हो जाएगा, 27 मिनट। और इस मिनट को जब हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो 27/60 कर देंगे और ये जो वैल्यू है आपकी किस में आ जाएगी? आर में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 से आप मल्टी इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा आपका? तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका 9/20 आर आ जाएगा, ठीक है ना, आवर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है हमने 27 मिनट को किसमें आवर में कन्वर्ट कर लिया तो ये 9/20 आवर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है स्पीड, अब डिस्टेंस आपने कितनी मानी है? 1 किलोमीटर, ठीक है ना। पहले स्पीड कितनी थी? 2.5, बाद में कितनी थी? 4। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डिस्टेंस आपकी है a, स्पीड है 2.5, फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका? a/4, और जो टाइम का डिफरेंस है वो है आपका 9/20 आवर। क्लियर है? क्लियर भाई। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन आपका हो जाएगा स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? a/2.5, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो टाइम डिफरेंस है वो 9/20 आवर के बराबर है। क्लियर है? अब यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो
अगर यहाँ से आप पॉइंट इसका हटाते हैं तो ऊपर आप 10 जो है एक जीरो बढ़ा दीजिए, अर्थात ऊपर आप 10 कर दीजिए। यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ पे आप 10a रख दीजिए। 10a को अगर हम किससे 5 से अगर इसको कट करते हैं दोनों को, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसको आप लिख सकते हैं 2a/5 माइनस a/4 इक्वल्स टू 9/20। ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ओके, ताकि हम इधर पे सॉल्व कर सके आसानी से। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो ये 5 4 जा 20, 4 2 जा 8a, ये माइनस हो जाएगा आपका 4 5 जा 20 तो 5a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9/20। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जो है 3a/20 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9/20। 20 से ये 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू आपका 9/3 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू आपका 3 आ जाएगा। तो 3 किलोमीटर आपका सही आंसर होगा। 3 किलोमीटर आपका सही आंसर होगा। तो उसके घर से जो स्कूल के बीच की डिस्टेंस है वो आपकी 3 किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात मेरी समझ में आई। तो भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम डिफरेंस कितना आया आपका 9/20 आ गया। इनके बीच जो डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा 9/20 के। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 किलोमीटर। और ए आपने डिस्टेंस ही तो मानी थी, जो उसके स्कूल से उसके घर के बीच की दूरी थी वो आपने ए मानी थी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि इन व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो 2 वैरायटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 36 रुपीज पर केजी एंड 60 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर फॉर 54 रुपीज पर केजी 20% प्रॉफिट इज अर्न। किस अनुपात में चावल की दो किस्मों को 36 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत से मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया 3:2 में कि 7:5 में कि 5:3 में कि 5:2 में। तो अब जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया मिक्सचर से। तो यहाँ पर देखो कह रहा है यहाँ पे आपके दो किस्म के जो चावल उनका रेट दिया गया है। पहले का जो दिया गया है, फर्स्ट का जो दिया गया है वो है आपका 36 रुपीज पर केजी। एक जो चावल है वो आपका है 36 रुपीज पर केजी का है, ठीक है ना, 36 रुपीज पर केजी। और एक दूसरे किस्म का चावल है वो है आपका जो है 60 रुपीज पर केजी, 60 रुपीज पर केजी। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना, आपस में मिक्स कर देना है। किस रेशियो में मिक्स करें ये आपसे पूछा गया है। दोनों को आपस में मिक्स करना, किस रेशियो में मिक्स करें कि जब वो है जो है 54 रुपीज पर केजी में उस मिक्सचर को बेचेगा तो जो है उसको जो है 20% का प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मीन प्राइस क्या होगा इसका, मीन प्राइस क्या होगा, मीन प्राइस क्या होगा। तो आपने कहा कि ये 120% इक्वल्स टू है आपका कितना 54 के, किसके 54 के। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो 54 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 120। क्लियर है भाई। 20% का प्रॉफिट मतलब चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें उससे ज्यादा मिल रही हैं। उसने 1 रुपये लगा दिया, उसमें उसने प्रॉफिट कमा लिया, अर्थात उसको 2 रुपये मिल गए, ठीक है ना। अगर भाई आपका जो है आपने 100 रुपये लगा दिया, उसमें 20% का आपको प्रॉफिट है तो आपको 120 रुपये मिल जाएंगे, 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। तो 20% का प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि 100। अब परसेंटेज में किसको हम बेस मानते हैं, 100 को। तो अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्लस कर दीजिए, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस कर दीजिए। तो 20% का उसको प्रॉफिट था तो 120% इक्वल टू हो जाएगा 54 के। तो यहां से मीन प्राइस निकल के आएगा। तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो,
6 से कैंसिल करो, 6 2 जा 12, 6 9 जा हो जाएगा आपका 54, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, 45 रुपीज पर केजी ये इसका मीन प्राइस है। 45 रुपीज पर केजी ये इसका मीन प्राइस है, ठीक है ना। ये उसका क्या है, मीन प्राइस इतना होना चाहिए। और ये जो है आपका जो है इतने में बेच रहा था, इतने में इसको सेल कर रहा था। अब देखो यहाँ पे जो है मिक्सचर, जब भी मिक्सचर से क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो आपका चावल का किस्म है उसको यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे मीन। तो फर्स्ट वाला कितना है आपका 36, और जो सेकंड वाला कितना है आपका 60 रुपीज पर केजी। मीन प्राइस कितना है आपका 45। अब इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ जो इससे जो माइनस होगा तो इसको यहाँ रखेंगे, और यहाँ जो माइनस उसको यहाँ पे रखेंगे। तो 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा 15, और 45 माइनस 36 कितना आ जाएगा आपका 9। तो ये इनके बीच का रेशियो होगा, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15:9। तो किससे 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा आपका 5:3। 5:3 के रेशियो में इनको मिक्स करना पड़ेगा, 5:3 के रेशियो में इनको मिक्स करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 36 रुपीज़ पर केजी वाला अगर 5 केजी है तो 30 जो आपका 60 रुपीज़ पर केजी वाला उसको 3 केजी उसमें मिक्स करना होगा। तो 5:3 के रेशियो में इसको आप मिक्स करेंगे तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 9th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 20 द रेशियो बिकम्स 4:5:7। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर द इंक्रीजेस वाज। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या थी कितनी, 80 थी, 90 थी, 100 थी कि 120 थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका रेशियो से, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट की संख्या थी क्लास में वो किस रेशियो में थी, 3 क्लासेस की बात कर रहा है, 2:3:5 में थी। और इसके बाद जो है जब तीनों क्लास में आपके 20 स्टूडेंट बढ़ गए तो जो रेशियो था वो 4:5:7 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट ये पहली कंडीशन है, ठीक है ना। और 3 क्लासें हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 क्लासें हैं। अगर मैं बात आपसे करूं इनका जो रेशियो दिया कितना दिया गया है 2:3:5। अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आपने कहा टोटल स्टूडेंट है रेशियो के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट आपके अगर मैं बात करूं कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2 + 3 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 10। अच्छा वृद्धि कितने की हुई, इंक्रीज कितने का हुआ, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट इंक्रीज हुए, इंक्रीजेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, इंक्रीजेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं कितने स्टूडेंट इंक्रीज हुए, तो आप कहेंगे प्रत्येक में आपके 20 इंक्रीज हुए, 20 + 20 + 20, तो टोटल कितने इंक्रीज हो गए 60, ठीक है ना। अब रेशियो कितना हो गया, अब रेशियो कितना हो गया, तो आपने कहा फर्स्ट + सेकेंड + थर्ड का अब जो रेशियो हो गया वो हो गया आपका 4:5:7। तो अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए रेशियो के अकॉर्डिंग, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आपने कहा ये है आपका 4 + 5 + 7, तो ये है आपका 16, ये है आपका 16। अब देखो
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 60, क्योंकि इतने तो बढ़ोतरी हुई। तो अगर हम बात करें तो देखो 16 माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60, क्योंकि टोटल कितना बढ़ा भाई, टोटल 60 बढ़ गए ना, 20 एक में 20 एक में 20 एक में, तो टोटल 60 बढ़ गए। तो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का 60 और 10 का वो 60 है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 60 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 के, 1 इक्वल्स टू कितने हो जाएगा आपका 10 के। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, वृद्धि से जो आपके जो है शुरुआत की अगर मैं बात करूं कि शुरुआत में जब वृद्धि नहीं हुई थी टोटल स्टूडेंट की 20 स्टूडेंट की, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो आपने कहा कि पहले टोटल स्टूडेंट थे आपके 10 इंटू 10, अर्थात यहाँ पे थे आपके 100, और बाद में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 20 बढ़ने के बाद, अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो आपने कहा ये हो जाएगा 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 16 है ना, 16 इंटू 10 सॉरी 60 नहीं 16 इंटू 10, अब हो जाएंगे आपके स्टूडेंट 160। क्लियर है। तो हमसे पहले पूछ रहा है भैया, हम इसको यहाँ पे x मान के कर सकते थे ना, 2x 3x 5x, टोटल आपके हो जाते हैं 10x, हमने वहां पे x नहीं माना, वो x की जगह हमने 1 मान लिया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो टोटल स्टूडेंट पहले कितने थे 100, अब 20 तीनों क्लास में बढ़ गया, कितने हो जाएंगे आपके 160। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, पहले की संख्या पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। ये पहले है, ये अब है, ये कब है, जो है 20 स्टूडेंट प्रत्येक क्लास में बढ़ने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपसे जो है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट इन द ईयर 2013 वाज 1,12,926 इफ द रेट ऑफ इंक्रीज वाज 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2012 एंड 2012 टू 2013 व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द ईयर 2011। वर्ष 2013 में एक राज्य की जनसंख्या 1,12,926 थी। यदि वर्ष 2011 से 2012 और 2012 से 2013 तक वृद्धि की दर क्रमशः 10% और 20% थी, तो वर्ष 2011 में जनसंख्या कितनी थी? 85,550 थी कि 86,450 थी कि 79,550 थी, 75,550 थी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है परसेंटेज से। किससे पूछा गया है? परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए भाई, ये इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपकी जनसंख्या दी गई ना, जो पॉपुलेशन दी गई है 1,12,926, ये जो है बढ़ने के बाद की दी गई है और 2013 की दी गई है। ठीक है ना। 2011 से 2012 में बढ़ी, 2012 से 2013 में बढ़ी। 2011 से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 2011 से 2012 के बीच कितनी बढ़ी, तो आपने कहा 10% बढ़ गई। और 2012 से 2013 के बीच कितनी बढ़ी, तो आपने कहा ये बढ़ गई 20%। कितनी बढ़ गई? 20%। ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई या तो मैं पहले उसका 10% निकालूं, उसको उसमें माइनस करूं, क्योंकि ये बढ़ी ना, तो मुझे अगर 2011 की चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उतना मुझे उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है कि पहले मैं इसका 20% निकालूं, उसको उसमें से माइनस करूं, फिर उसमें से 10% उसका निकालूं, उसमें से उसको माइनस करूं, तब मुझे मालूम चले जो है कि 2011 की पॉपुलेशन कितनी थी। एक तरीका तो ये है। या फिर अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो कैसे होगा, देखो जरा। तो आपने कहा 10% बढ़ गई, अर्थात देखो अब ये क्या है, इंक्रीजमेंट है, प्रॉफिट है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो 100 में क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 110%। ये हो जाएगा आपका 110%। यहाँ पे 20% बढ़ गई, तो 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 120%। ठीक है ना। अब देखो ये जो इंक्रीजमेंट है, तो टोटल कितनी है पॉपुलेशन? 1,12,926। तो अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन इन द ईयर, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन इन द ईयर 2011 इज कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका, अब देखो 110%, परसेंट मतलब कितना हो गया अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन हो जाएगा 100, और ये किसके बराबर में हो जाएगा? 1,12,926 के बराबर। क्लियर है? अब देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आपका 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1,12926, ये डबल ज़ीरो हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 11 इंटू 12, कितना हो जाएगा? 11 इंटू 12, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये आपके जीरो इधर चले जाएंगे। क्लियर है? अब जरा इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले किससे? 11 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 11 से अगर कैंसिल करेंगे देखो तो ये हो जाएगा आपका जो है कितनी बार जाएगा? 11 1 जा 11, भाग नहीं जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, तो जीरो आ जाएगा। 11 2 जा 22, यहाँ बचेगा 772 हो जाएगा। 11 6 जा 66, यहाँ बच जाएगा आपका 6, तो 66 हो जाएगा। 11 6 जा 66, डबल जीरो, तो ये आ जाएगा आपका 102,660 अपॉन 12। अभी जरा 12 का भाग दे दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 12 9 जा 108 होता है, तो 12 8 जा 96, देखो 12 8 जा 96, कितना बचेगा आपका? 96, तो यहाँ पे 6 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 66। 12 5 जा 60, फिर यहाँ बचेगा आपका 66। 12 5 जा 50, यहाँ तक आ गए भाई, यहाँ बचा ना 6, तो ये 66 हो गया, तो 12 5 जा 60, फिर आपका 6 बचा, फिर ये 66 हो गया। 12 5 जा 60, फिर 6 बचा, ये 60 हो गया। 12 5 जा 60, ये आ जाएगा आपका जो है 85,550। तो 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 85,550। कितनी थी? 85,550। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में बात आई भाई? 2011 से 12 के बीच में 10% बढ़ी तो 110% हो गई, यहाँ 20% तो 120%। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन किसके भाई टोटल इतनी पॉपुलेशन हो गई, तो ये हो जाएगा इसके बराबर में, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो 85,550 थी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 11th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है जो है कि इफ 2x + 3y + z = 55, x + z - y = 4 and y - x + z = 12, then what is the value of y? यदि 2x + 3y + z = 55, x + z - y = 4 और y - x + z = 12 है, तो y का मान क्या है? 7 है, 8 है कि आपका 12 है कि आपका 11 है? तो यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया आपका 2x + 3y + z = दिया गया है आपका 55। ठीक है ना? इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ओके। दूसरा दिया गया है x + z - y = आपका दिया गया है कितना? 4, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। और तीसरा आपको दिया गया है y - z x है, y - x + z = दिया गया है 12, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब करें इसमें y की वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है। तो अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो यहां से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप सेकंड और थर्ड को प्लस कर दे, एडिंग बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कितना आ जाएगा? देखो जरा, जगह आपका x + z - y
प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड, इसको हमने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा आपका 4 + 12। तो ये हो जाएगा आपका, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y, ये हो जाएगा 2z = 16 के। तो ये हो जाएगा आपका z = हो जाएगा आपका 8 का, z = आपका यहाँ से आ जाएगा 8। यहाँ से z की वैल्यू मिल गई आपको 8, हमको z की नहीं, हमको y की वैल्यू चाहिए। यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से खींच देते हैं, हमको यहाँ पर जो है y की वैल्यू चाहिए। देखो आगे क्या है, अब अगर हम इस z की वैल्यू को यहाँ पे रख दें, ठीक है ना, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल सकती है। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड में z की वैल्यू को पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, देखो ये x + 8 माइनस हो जाएगा y = हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा आपका कितना, ये जाएगा 4 माइनस आपका 8 अब प्लस का y। तो देखो यहाँ पे आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = आ जाएगा आपका 4 माइनस नहीं y - 4, कितना आ जाएगा y - 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका y - 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू, क्लियर है, यहाँ से ये वैल्यू x की मिल गई। अभी ये z और x की वैल्यू को जरा फर्स्ट में रख दीजिए, z और x की वैल्यू को जरा फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट में। तो देखो कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू कितनी है y - 4, तो 2 × y - 4 आ जाएगा, प्लस है आपका 3y, तो प्लस का 3y, z की वैल्यू आपको मालूम कितनी है 8 है, = आपका हो जाएगा 55। जरा इसको सॉल्व कर लो, जाएगा 2y - 8 + 3y + 8 = 55 के हो जाएगा। प्लस 8 से -8 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3y + 2y हो जाएगा 5y, 5y = 55 के हो जाएगा। तो y = हो जाएगा आपका 55/5, तो ये आ जाएगा आपका 11। तो y = आ जाएगा आपका 11, और y की वैल्यू हुई तो आपको चाहिए थी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 11 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आप चाहे तो अब x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, z की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 11 - 4, तो 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, z की वैल्यू आप 8 है, और y की वैल्यू आपकी 11, क्लियर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट in a class is 52 kg. 5 of them whose average weight is 48 kg leaves this class, and other 5 students whose average weight is 54 kg join the class. What is the new average weight in kg of the class? एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। उनमें से 5 जिनका औसत वजन 48 किलोग्राम है इस कक्षा को छोड़ देते हैं, और अन्य 5 छात्र जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत वजन किलोग्राम में क्या है? तो अब देखो यहाँ पर जो है बात हो रही है एवरेज की, ठीक है ना। सबसे पहली बात आप ये ध्यान दीजिए कि जो इस टोटल स्टूडेंट की संख्या उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो टोटल स्टूडेंट संख्या है वो आपकी 45 अभी भी है। जो भाई जो 5 गए हैं वो 5 वापस भी तो आ गए, लेकिन अब जो पहले 5 गए थे उनका जो टोटल वजन था, एवरेज वेट था, वो 48 किलोग्राम था। अब जो आए हैं वापस उनका एवरेज वेट है 54 केजी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो नया औसत वजन है वो कितना है। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि कुल छात्रों का औसत वजन बटे कुल छात्र। भाई एवरेज कैसे निकालेंगे? जो टोटल आपके स्टूडेंट है उनका टोटल सम जो है उनके वेट का अपॉन टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हमको एवरेज को टोटल सम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? टोटल जो एवरेज है उसमें स्टूडेंट का जो टोटल स्टूडेंट है उसका मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि टोटल वजन कितना था, टोटल वेट है कितना, तो आपने कहा कि ये दिया गया है 45 स्टूडेंट का कितना है, तो आपने कहा ये है 52।
तो 45 में 52 का मल्टीप्लाई कर लो, 45 में 52 का जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा। तो पहले 50 का कर दीजिए 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 22, 22 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 0, 9 और 4 हो जाएगा आपका कितना 14 हो जाएगा आपका 3, 2 3 4 1 कितना हो जाएगा। टोटल वजन है 2340 सॉरी 2340 kg, ये आपका टोटल वजन है। अब कह रहा है कि इसमें से 5 छात्र चले गए, जो गए उनका टोटल वजन कितना था। अगर मैं बात करूं कि जो लीप कर गए उन 5 स्टूडेंट का टोटल वजन कितना था। टोटल वजन, टोटल वेट ऑफ 5 स्टूडेंट, तो आप कहेंगे ये जो छोड़ के चले गए इनका टोटल वेट कितना था। तो आपने कहा 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 48 इंटू 5, ये है आपका 5 8 जा 40 0, ठीक है ना। और 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा कितना आपका 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 24, 240 है। अच्छा, जिन्होंने ज्वाइन किया उनका टोटल वेट कितना है। जिन्होंने ज्वाइन किया जो टोटल उनका टोटल वेट कितना है, उनका टोटल वेट कितना है जिन्होंने ज्वाइन किया। टोटल वेट ऑफ 5 स्टूडेंट, ये किसका निकालना है, जो कि जिन्होंने ज्वाइन किया। तो आपने कहा इनका जो है हो जाएगा कितना है आपका 54, तो 54 इंटू 5 ये कितना है 5 4 जा 20, 2 बचेगा 5 5 जा 25 और 2 हो जाएगा कितना आपका 27, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 2 हो जाएगा आपका 27। यहां तक बात क्लियर। अब अगर मैं देखूं कि भाई वेट डिफरेंस कितना है, जो छोड़ के गए 5 स्टूडेंट उनका टोटल वेट 240 है, जिन्होंने ज्वाइन किया उनका टोटल वेट आपका 270 है, तो वेट डिफरेंस कितना है, वेट डिफरेंस कितना है, वेट डिफरेंस कितना है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो आपने कहा कि भाई जो ज्वाइन किया उनका टोटल वेट 270 है, जिन्होंने ज्वाइन किया उनका टोटल वेट 270 है, जो लोग गए थे उनका टोटल वेट 240 था, अर्थात 30 kg जो वेट है वो तो आपका बढ़ गया ना। 30 जो आपका टोटल जो वेट है उसमें 30 kg वेट बढ़ जाएगा। तो अब टोटल वेट कितना हो जाएगा, अब टोटल वेट कितना हो जाएगा, अब टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा। आपने कहा कि 2340 में 30 अभी और बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2370 हो जाएगा। क्लियर है भाई। जो लोग 5 छोड़ के गए उनका तो वेट टोटल 240 था ना, जो लोग आ गए उनका तो है आपका 270 है, अर्थात 30 kg वेट और उसमें बढ़ जाएगा। तो अब टोटल वेट कितना हो गया 2370। तो अब एवरेज वेट कितना हो जाएगा, अब आपका एवरेज वेट कितना हो जाएगा, एवरेज वेट कितना हो जाएगा। आपने कहा 2370 अपॉन 45, किससे कट कर दें, तो 5 से कट कर दे। देखो 5 से हो जाएगा, देखो जरा 5 9 जा 45, 5 2 जा नहीं 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 कितना बचेगा 3 बचेगा 37, 5 7 जा 35 बचेगा क्या 5 4 जा 20, ये हो जाएगा आपका जो है 474 अपॉन 9। 3 से कट कर दो इसको, 3 से कट करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और कितना बचेगा 1 और 3 5 जा हो जाएगा 15, 3 2 जा हो जाएगा 3 8 जा भाई यहाँ पे देखो 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 2 बचेगा 24, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा आपका 158 अपॉन 3। इसको क्या लिख सकते हैं देखो जरा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 बचेगा 2 अपॉन 3, ये जाएगा आपका 52 is to the 2/3 kg आपका आ जाएगा।
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 52 से ही 2/3 किलोग्राम जो है इनका एवरेज वेट होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज जो है हम लोगों ने जो पहला प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किया है, टोटल हम लोगों को 25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, पूरा एक सेट। तो आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट ना 2 पार्ट में मिलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा उसमें हम लोग 12 to 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा 25 क्वेश्चन ये टोटल दोनों सेट मिला के होंगे। क्लियर है? तो एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 सेट्स में मिलेगा। क्लियर? तो आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हों, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।